देखो स्टूडेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप का हम लोग क्वेश्चन 8 तक बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 8 क्वेश्चन नंबर के तरह ही हैं, जिसे आप लोग स्वयं बना लीजिएगा हेल्प लेकर। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दो पार्टनर है, ए और बी है, तो उनका अनुपात 3:1 है। और ए और बी अपने लाभ हानि अनुपात को चेंज कर लिए हैं। जैसा कि आप तो समझते ही हो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन तो तभी होता है जब लाभ हानि अनुपात साझेदार लोग बदल लेते हैं, तो यहाँ बदल लिए हैं। तो अब इनका लाभ हानि अनुपात 1:1 हो गया है। तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट, जिस दिन लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ है उस दिन फर्म के पास जनरल रिजर्व है 20,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 30,000। तो स्टूडेंट इसके लिए तो आप जानते ही हो कि समायोजना एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए, दो मेथड की भी बात हम लोग किए थे कि मेथड पहला था कि ये जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, खाते खत्म हो जाते थे, अर्थात क्लोज द अकाउंट होता था। लेकिन इस प्रश्न में साझेदार लोग चाहते हैं कि दे नाउ एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ये लोग तो अब लाभ हानि अनुपात बराबर बराबर कर लेंगे। फिर क्या है कि इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, खाते को बंद करने के बदले में ये लोग डिसाइड किए हैं कि खाते बंद नहीं करेंगे। इसके लिए एक एडजस्टमेंट जनरल एंट्री ये लोग डालना चाहते हैं। खाते रहेंगे, तो स्टूडेंट खाते जब रहेंगे तो नॉट क्लोज द अकाउंट वाला फॉर्मूला लागू होगा। जहां हम लोग डिस्कस किए थे कि नॉट क्लोज द अकाउंट का फॉर्मूला जब आएगा तो 3 स्टेप में क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप 1 में तो वहीं सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा, जैसा कि आप इस प्रश्न में देखिए। सेक्रीफाइस निकाल लिया गया, गेन और सेक्रीफाइस निकल गया यहाँ, ठीक है। जैसे ए का सेक्रीफाइस हो गया, गेन का उसी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर के फॉर्मूला से, और बी का गेन हो गया। तो पहला स्टेप का काम हो चुका। अब दूसरे स्टेप में एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट, जब रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये प्रॉफिट है तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों के लिए क्रेडिट ही बैलेंस है, तो दोनों को हम जोड़ दिए। अर्थात गणना आपका कम हो जाएगा। अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे। जो क्रेडिट बैलेंस दोनों है तो जोड़ दिए, तो 50,000 हो गया, एक फिगर बन गया। अब हम लोग ए का शेयर, बी का शेयर वहीं सेक्रीफाइस और गेन में निकाल लिए। तो 1/4 सेक्रीफाइस है ए का, बी का गेन है। तो आप जानते हो कि सेक्रीफाइस के लिए तीसरा स्टेप है, तो सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे, गेन वाले को डेबिट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक जर्नल एंट्री भी कर लिए। बी को डेबिट कर दिए, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन सेक्रीफाइसिंग गेनिंग या सेक्रीफाइस एंड गेन, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ 12 नंबर में क्या है कि यहाँ भी दिया हुआ है 12 नंबर में कि ए बी सी अब इसमें पार्टनर हैं, तीनों का अनुपात दिया है, इक्वली है।
और ये लोग लाभानी अनुपात चेंज कर लिए 5:3:2 में। और जिस तिथि में जब ये लोग लाभानी अनुपात बदल लिए हैं तो रिकंस्टिट्यूशन हो गया है, तो फिर जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो तो फिर उसके लिए एक समायोजन एंट्री करेंगे और इसमें वही नियम लागू होगा, नॉट क्लोज द अकाउंट। क्योंकि यहाँ भी पार्टनर लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री डालना चाहते हैं, सभी खाते को रखना चाहते हैं, खाते को बंद करना नहीं चाहते हैं। कौन सा खाता? तो जनरल रिजर्व का खाता, कंटिजेंसी रिजर्व का खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। अब यहाँ कई रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस इत्यादि हो गए हैं स्टूडेंट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 बनाए ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पहले 2 गो था, जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, दोनों जोड़ लिए। यहाँ 4 गो 5 गो है, 4 गो है, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सबको जोड़ लेना है, ठीक है ना। तो फिर हम यही है कि ओल्ड शेयर न्यू शेयर लिख दिए, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल दिए, 2 आदमी का सेक्रीफाइस हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये तो आप जानते हो, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, JLP मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, सब क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट। तो सबको जोड़ दिए तो ये 4,26,000 आ गया। अब A का हिस्सा, B का, C का, मतलब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में, ये नहीं जो ओल्ड रेशियो में निकाल लीजिएगा, नहीं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में। तो यहाँ दिया है गेन है 5/30, तो 5/30 गेन का निकाल लिए। तो गेन वाले को तो जानते हो डेबिट होता है। सेक्रीफाइस 2 आदमी का है, 1 आदमी का, 2 आदमी का गेन है, और स्टूडेंट 2 आदमी का सेक्रीफाइस है, किसका? B और C का, और 1 आदमी का गेन है। तो ये निकाल लिए, बस एक वो जर्नल एंट्री आपको डाल लेना है। आइए तो जर्नल एंट्री देख लीजिए, यही जर्नल एंट्री है। A को डेबिट कर दीजिए क्योंकि A का गेन था, B और C का सेक्रीफाइस था इसलिए क्रेडिट कर दिए। तो बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर ऑल रिजर्व्स, ठीक है। अब चलिए देख लिए, अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ से है। 13 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोगों के सामने जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें फिर X और Y और Z 3 गो पार्टनर है, तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो लिख लिए। अब ये लोग अपने लाभानी अनुपात में परिवर्तन कर लिए हैं तो रिकंस्टिट्यूशन हो गया है। तो स्टूडेंट रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी है, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। स्टूडेंट 11th में आप लोग पढ़े होंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो होता है ना, वो जस्ट लाइक डेबिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस जैसे होता है ना, लॉस की तरह होता है स्टूडेंट। तो 2 गो क्रेडिट बैलेंस है, एक वो डेबिट बैलेंस है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वैसे ही फॉर्मूला कि सेक्रीफाइस और गेन निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं स्टूडेंट, सेक्रीफाइस और गेन जब निकाले हैं तो X का सेक्रीफाइस हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू किए हैं, Y का नील हो गया, अर्थात पहले जो Y का 3/10 था, न्यू में भी 3/10 है, तो Y कोई भी न गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, अर्थात इसके हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट की कोई बात ही नहीं है। Z के लिए गेन हो रहा है, अब देख लिए गेन हो गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट जो करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप वाला एडजस्टमेंट के लिए जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जनरल रिजर्व है, दोनों क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस जोड़ दिए। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, लॉस होता है, ये आप समझना है, धीरे धीरे सीख लीजिएगा। तो 2 क्रेडिट बैलेंस है, इसमें से ये घटा दिए, अर्थात ये 54,000 का ही नेट एडजस्टमेंट आपको करना है। तो स्टूडेंट X और Z में, Y का तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ना उसको गेन है ना सेक्रीफाइस है, X का सेक्रीफाइस है, तो 54,000 गुणे 3/10, भाई जितना सेक्रीफाइस होता है ना उतना ही, तो 3/10 सेक्रीफाइस है। यहाँ ये मत कन्फ्यूजन में फंस जाइएगा, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री सेक्रीफाइस और गेनिंग में होता है, तो सेक्रीफाइस इसका 3/10 है, तो निकाल लिए।
जेड का भी ऐसे ही है, तो डेबिट हो गया। तो इसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग अब बना लेंगे। जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, तीसरा स्टेप है भाई, डेबिट हुआ है जेड को, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,200 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 16,200, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर ऑल रिजर्व्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये यहाँ तक हो चुका है। अब हम आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो प्रॉब्लम नंबर जो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन 14 नंबर के बाद में कॉन्सेप्ट आपका बदल रहा है, अर्थात 14 नंबर में जैसे हम लोग आपको बताए थे कि जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो पुनर्गठन होने के कारण, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण, ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप some adjustment entry made, and the adjustment, what type of adjustment entry made? The first calculation of sacrifice, second calculation of gaining, third calculation of new ratio, fourth calculation of adjustment for reserves, profit and loss इत्यादि, एंड उसके बाद में अकाउंटिंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, और उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटी। स्टूडेंट, साझेदारी का पुनर्गठन जब होगा तो जिस तिथि पर पुनर्गठन होगा उस तिथि तक जो भी फर्म में संपत्तियां तथा दायित्व है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी है, उसके मूल्यों में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ रहेगा, अर्थात परिवर्तन का हमारा मतलब या तो उस तिथि तक संपत्तियां बढ़ गई होगी, कीमत बढ़ गया होगा, या संपत्तियां या दायित्वों का मूल्य घट गया होगा। तो उसके इफेक्ट को हम गणना करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहले संपत्ति 10,000 थी प्लांट, और रिकॉन्स्टिट्यूशन की तिथि पर प्लांट का कीमत 15,000 हो गया। इसका मतलब प्लांट का कीमत 5,000 बढ़ गया। तो संपत्ति का कीमत बढ़ना मतलब प्रॉफिट, और किसी संपत्ति का कीमत घटना मतलब लॉस। तो स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि कितनी संपत्तियां बढ़ गई, कितने दायित्व बढ़ गए, घट गए, सबके इफेक्ट को हमको एक नेट फिगर बना देना है। अर्थात हम नेट फिगर, कोई संपत्ति बढ़ा, कोई घटा, कोई बढ़ा, कोई घटा, कोई दायित्व बढ़ा, घटा। स्टूडेंट, संपत्ति बढ़ने का मतलब प्रॉफिट होना, और दायित्व बढ़ने का मतलब लॉस होता है। पहले आप ये समझ लीजिएगा। और इस तरह से हम एक फिगर बना लेंगे, सिर्फ एक फिगर बना लेंगे, और फिर पता चल जाएगा कि संपत्तियों और दायित्वों के बढ़ने और घटने का क्या प्रभाव पड़ा, कितना रुपया का प्रभाव पड़ा, ये लॉस है या प्रॉफिट। तो ये एक फिगर बन जाएगा। और इस क्वेश्चन को फिर हम 2 मेथड से बना सकते हैं। तो इसी का हम 14 नंबर जब प्रश्न बताएंगे तो उसमें थ्योरी भी कुछ डिस्कस करेंगे और तब क्वेश्चन को भी बताएंगे। लेकिन अभी तक आपको 13 तक का क्लियर हो गया है। अब आपका यहीं तक मैं इसको आज के लिए ओके करता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।